हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, जिसमें जितने भी टॉपिक्स आपके जनरल नॉलेज हैं आपके सिलेबस में, तो हर एक टॉपिक पे हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस पे हम सारी जो इतना आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम जो टॉप 20 या टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो हम लाएंगे इस सेशन में। तो आज का ये फर्स्ट सेशन रहेगा हमारा, ये आपका मॉक टेस्ट जैसा है। तो इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम साइंस या इसी तरह रीजनिंग या कंप्यूटर पे लाएंगे 10 क्वेश्चन। आज के इस सेशन में हम जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, साइंस का है, कंप्यूटर है, या इसी तरह आपकी रीजनिंग जो है, तो उन पे भी हम टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इन सेशंस में लाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लोकसभा प्रेजेंट इज डेज डेज से लोकसभा। देखिए जो अभी प्रेजेंट लोकसभा जो है, जो कब स्टार्ट हो गई, जिसका इलेक्शन रिसेंटली हो गया 2000 यानी कि 2024 टू 2029। जो लोकसभा है ये कौन सी लोकसभा है, 13th 14th 17th या 18th। तो अगर यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी 18th। तो 18th लोकसभा जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट लोकसभा है, ठीक। जो इससे पहले थी यानी कि 2019 से लेके 2024 तक, ठीक है। तो ये कौन सी थी, ये थी 17th लोकसभा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है यानी कि टोटल मेंबर्स की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, वो है 550, यानी कि क्या है, ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने हैं, वो है टोटल 543, यानी कि जिनका इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ, यानी कि 543 सीट्स का इलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे 543 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनकी टर्म क्या है, इनकी टर्म रहेगी 5 ईयर्स की टर्म यहाँ पे इनकी रहेगी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, वो है 250। और इन 250 में से 238 जो है ये है मतलब ये किन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूटीज को, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसके बगैर जो फिर बाकी 12 जो है वो क्या है, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको कौन नॉमिनेट करता है, इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी इनका एक्सपर्टीज होना चाहिए किसमें, कुछ फील्ड्स में, जैसे कि आर्ट है, इसी तरह आपका लिटरेचर है, और इसी तरह साइंस है या सोशल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है एक्सपर्टीज होना चाहिए या इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉमिनेट जो है कितने होते हैं और कौन करता है। तो करता कौन है, नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है। और कितनों को करता है, 12 को यहाँ पे नॉमिनेट करता है। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम है 250। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट स्ट्रेंथ जो है, करंट स्ट्रेंथ है लेकिन इसकी 245। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। और लोकसभा को कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोअर हाउस। और यहाँ पे अगर हम किसकी बात करेंगे, राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये क्लाइमेट का क्वेश्चन है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन इंडिया ब्रिंग रेनफॉल फ्रॉम विच ओशन। देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून जो है इनकी वजह से क्या आता है, रेनफॉल आता है। तो ये जो विंड्स है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है, ये किस ओशन से आती है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन या आर्टिक ओशन। देखिए अगर मैं यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाएंगे, ठीक है, ये क्या है मैप। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से पूरा जो है ये क्या है, ये इंडियन ओशन, ठीक है, क्या है, इंडियन ओशन, ठीक। तो इंडियन ओशन से ही जो है ये यहाँ से विंड्स आती हैं, कहाँ पे, इंडिया में आती हैं। और ये क्या करते हैं, ब्रिंग रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आते हैं और कुछ जो है इस साइड से आते हैं, यानी कि दो ब्रांच से ये आते हैं। इस ब्रांच को कहा जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और एक ब्रांच आता है इस साइड से, इसको कहा जाता है अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच। और ये जो है अरेबियन सी ब्रांच जो है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये करता है 65% कंट्रीब्यूट किसमें, रेनफॉल में। और बे ऑफ बंगाल जो है ये करता है टोटल 35% यहाँ पे कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो क्या, इंडियन ओशन। तो दो ब्रांच से आता है, एक तो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल। देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में होगा, ओशन की बात नहीं होगी, तो यहाँ पे खाली होगा ब्रांचेस। तो यहाँ पे एक होगा अरेबियन सी और दूसरा होगा बे ऑफ बंगाल। अब अगर यहाँ पे ओशन होंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे इंडियन ओशन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगी। और ये कब स्टार्ट होते हैं, जो मॉनसून रेनफॉल जिनको हम कहते हैं, ये स्टार्ट होते हैं कब, जून में, यानी कि
फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होते हैं अप टू यहाँ पे कब तक, यानी कि सितंबर, एंडिंग सितंबर तक। ठीक है, तो एंडिंग सितंबर में क्या हो जाता है, फेड आउट हो जाता है और फेड अवे हो जाता है सितंबर में, और जून में जो है ये क्या होते हैं, बिगिन हो जाते हैं। ठीक, तो दो ब्रांच के साथ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। देखिए ये सारा हमने आपके क्लाइमेट वाला जो लेक्चर हमने दिया है, पढ़ाया है, उसमें ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ से कौन से माउंटेन्स हैं, यहाँ से आपके वेस्टर्न घाट्स और यहाँ से आपके ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ये यहाँ पे इनको बुला करते हैं और इस वजह से यहाँ पे केरला में जो है फर्स्ट जो रेनफॉल जो किस स्टेट में होता है, वो होता है इस स्टेट में। और एक और स्टेट है, देखिए इंडिया में इन दिनों यानी कि इस सीजन में हर किसी स्टेट में जो है रेनफॉल होता है, लेकिन एक्सेप्ट वन स्टेट, वो कौन सी, वो है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु नहीं हुआ ऑप्शन में तो वहाँ पे होगा चेन्नई। तो चेन्नई में जो है रेनफॉल नहीं होता है, बाकी सब जगह पे यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे चेन्नई या तमिलनाडु की बात करेंगे, यहाँ पे कब रेनफॉल होता है, यहाँ पे रेनफॉल होता है रिट्रीटिंग मानसून में, जब पूरा हिंदुस्तान या पूरा इंडिया जो होता है ड्राई होता है, लेकिन यहाँ पे खाली कब, कहाँ पे बारिश होती है, तमिलनाडु चेन्नई में। ये कब होता है, जब हमारे यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होता है, या हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। तो आपको बताना है इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है, ग्राउंडनट, पेडी, मेज या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से है और इनका सीजन क्या है। ठीक है, कब हार्वेस्ट किए जाते हैं, कब सो किए जाते हैं। इसी तरह रबी क्रॉप्स का भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यह था क्रॉप्स का क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। तो फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन जो है ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1853 में। कब, 1853। और वायसराय कौन थे तब थे वायसराय लॉर्ड डेलहाउसी। ठीक है, डेलहाउसी थे क्या, वायसराय। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर यहाँ पे इंडिया नहीं होता, यहाँ पे होता वर्ल्ड की बात होती, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था 1825। और कहाँ पे हुई थी, यानी कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में हुआ था ये स्टार्ट, फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन। तो यहाँ पे क्या है, 1853 जो है ये ऑप्शन है सही, यानी कि मुंबई टू थाने ये हुई थी स्टार्ट। ठीक है, 1853 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आपका, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद डेमोग्राफी का एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। तो आपको यहाँ पे बताना है सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शनल, फर्स्ट नंबर ऑफ डेथ्स, तो यहाँ पे डेथ्स की बात हो रही है, तो ये गलत है। इसी तरह अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, नंबर ऑफ वुमेन पर लेक मैन, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन, तो ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछी जाती है, वहाँ पे आपको टोटल क्या दिया होगा, मैन पॉपुलेशन दी हुई होगी या इसी तरह वुमेन की दी हुई होगी, तो वहाँ पे आपको जो है सेक्स रेशो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का सेक्स रेशो क्या है, वो है 943। और अगर 943 ऑप्शन में नहीं होगा तो 940 जरूर होगा। तो ये रहेगा वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे, इंडिया की वो है 74.04%। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे वो है 67% आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 का सेंसस। और 2011 का सेंसस क्या है, ये है लास्ट सेंसस। इसके बाद होना था 2021 में, लेकिन ये सेंसस नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, तो जो भी ये डेटा है ये अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस जो है हमारा 2011 का सेंसस है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, यानी कि हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, यानी कि कौन सी स्टेट जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो ये सारा आप देख लीजिएगा। इससे पहले हमने डेमोग्राफी के एक लेक्चर लाया है, तो उम्मीद है आपने वो देखा होगा। तो वहाँ पे ये सारा जो है सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें बताना है जो नेबर्स ऑफ किसके हैं, इंडिया के। देखिए अगर हम टोटल नेबर्स की बात करेंगे, टोटल नेबर्स से 9 है टोटल नेबर्स। इनमें से जो है 7 जो नेबर्स हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, किसके साथ, इंडिया के साथ करते हैं शेयर लैंड बाउंड्री। और जो बाकी 2 कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं वाटर बाउंड्री, यानी कि मेरी टाइम बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं इंडिया के साथ। वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपकी श्रीलंका, और दूसरी कौन सी है, दूसरे आपके
मालदीव्स। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, बल्कि जो वाटर बाउंड्री है वो यहाँ पे ये शेयर करते हैं। और लैंड बाउंड्री जो है ये कितने शेयर करते हैं, ये है 7 स्टेट्स। इनमें कौन कौन से देखिए, एक तो चाइना, इसी तरह पाकिस्तान, इसी तरह है नेपाल, इसी तरह है भूटान, इसी तरह बांग्लादेश, इसी तरह है एक और है म्यांमार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक है अफगानिस्तान। तो ये 7 आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिए स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, वो है अफगानिस्तान, यानी कि 106 किलोमीटर्स। इनकी स्मॉलेस्ट बाउंड्री जो है इसी के साथ है। और लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4000 क्यों चाहिए, तो ये आप देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 9 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है किसकी, इंडिया की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो कौन सी है, वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स के यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगर हम एरिया की बात करें, देखिए 2 कंट्रीज है यहाँ पे, एक तो आपका भूटान और दूसरी कंट्री यहाँ पे मालदीव्स, भूटान एंड मालदीव्स। देखिए अब अगर हम यहाँ पे भूटान का एरिया देखेंगे, भूटान का एरिया टोटल क्या है, भूटान का है 38,394 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मालदीव्स की लैंड बाउंड्री देखें, लैंड वो है टोटल 298 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ऐड होता है इसका 90,000, कौन सा, जो मतलब वाटर जो है वो यहाँ पे कितना है, वो है यहाँ पे 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, देखिए अब अगर इस पे क्वेश्चन आया तो दोनों ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं होगी, दोनों में से एक ही होगी। देखिए अक्सर जो है यहाँ पे मालदीव्स रहता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लैंड बाउंड्री इसकी देखेंगे वो है 298 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पे वाटर बॉडीज जो है वो भी इंक्लूड यहाँ पे करेंगे तो इसका बन जाता है लगभग प्लस करना यहाँ पे 90,000 यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मालदीव्स रहेगा आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अब अगर मालदीव्स ऑप्शन में नहीं होगा तब यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन देंगे क्या, भूटान। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे भूटान होगा तब मालदीव। यानी कि मसला ये है यहाँ पे दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दोनों कंट्रीज ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे दोनों भी प्रेजेंट होंगी तो तब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगी आपकी भूटान। क्या रहेगी, भूटान, क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर्स जो है ये भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट उसमें रहेगा फिर भूटान। अब अगर यहाँ पे दोनों में से एक ही होगी तो वो वाले आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की लिहाज से यहाँ पे बात करेंगे वो है मालदीव्स, और अगर यहाँ पे एरिया के हिसाब से बात करेंगे वो है भूटान और मालदीव्स। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्मॉलेस्ट कंट्री, ये हमने देखा, और क्या है, और यहाँ पे टोटल क्या है 7 जो है वो लैंड बाउंड्रीज है, और 2 क्या है, 2 वाटर बाउंड्री यहाँ पे शेयर करते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश। तो हमें बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सी जो है स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो देख अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आता है आपका बांग्लादेश, मान लीजिए यहाँ से आता है बांग्लादेश, और यहाँ पे आती है इस साइड से वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है इसका क्या नेबर है। इसी तरह यहाँ से आता है त्रिपुरा। ठीक है, इसी तरह आता है यहाँ पे आपका मेघालय आता है। तो मेघालय के साथ भी बांग्लादेश जो है शेयर बाउंड्री करता है। देखिए मेघालय के साथ भी करता है, इसी तरह त्रिपुरा के साथ भी करता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीचे एक और स्टेट है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं मिजोरम। तो मिजोरम के साथ भी ये शेयर करता है। और फिर है लास्ट में मणिपुर। तो मणिपुर के साथ ये बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता है। और मणिपुर कहाँ से आती है, मणिपुर आती है इस साइड से। ठीक है, जो कि किसके साथ शेयर करता है बाउंड्री, वो शेयर करता है बाउंड्री आपका म्यांमार के साथ। तो यहाँ पे बात हो रही है लेकिन बांग्लादेश की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मणिपुर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा कौन कौन सी जो है यहाँ पे बाउंड्री है बांग्लादेश की। देखिए एक तो है आपकी वेस्ट बंगाल, इसी तरह है आसाम के साथ भी शेयर करता है बाउंड्री। इसी तरह मेघालय के साथ भी, और इसी तरह यहाँ पे त्रिपुरा के साथ भी, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। यानी कि टोटल ये 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल बाउंड्री जो है कितना मतलब कितनी लेंथ है बाउंड्री की, वो है 4,096 किलोमीटर्स यहाँ पे बाउंड्री। और स्मॉलेस्ट के साथ है वो है अफगानिस्तान के साथ 106 स्क्वायर किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ
106 किलोमीटर स्क्वायर नहीं। इसी तरह अगर यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ जो है वो है 4096 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट जो है कंट्री, नेबरिंग कंट्री कौन सी है, वो है चाइना, इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच आर द फॉलोइंग इज हिमालयन पास। तो हमें बताना है इनमें से हिमालयन पास जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर देखेंगे, फर्स्ट है बानिहाल पास, पलघाट पास, इसी तरह शिनकोटा पास और खरदुंगला पास। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हिमालयन पास की, वो कौन सा, वो है बानिहाल पास। ठीक है, कौन सा, बानिहाल पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आप यहाँ पे मतलब खरदुंगला के साथ कंफ्यूज मतलब नहीं मतलब होना है। यहाँ पे खरदुंगला जो है ये है किसका है, ये है काराकोरम रेंज जो है उसी में मतलब 3 रेंज यानी कि ट्रांस हिमालयाज में ये आता है, ट्रांस हिमालयाज। और ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंज आती हैं, पहले आपकी काराकोरम और उसके बाद है लद्दाख और उसके बाद है ज़ांस्कर। तो ये जो है खरदुंगला जो है ये किस में आता है, ये लद्दाख रेंज में आता है। कौन सा, खरदुंगला पास। तो ये किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालयाज का पास या ये ट्रांस हिमालय का पास, या हम यहाँ पे कह सकते हैं लद्दाख रेंज का पास है ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बानिहाल पास। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे फलघाट पास जो है ये किस किस को कनेक्ट करता है। फलघाट पास जो है ये करता है कनेक्ट आपके एक तो तमिलनाडु को, तमिलनाडु प्लस केरला। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, यानी कि तमिलनाडु और केरला को ये आपस में कनेक्ट करते हैं। एक और पास है यहाँ पे, वो है बोरघाट पास, बोरघाट पास। तो ये कनेक्ट करता है आपके पुणे और मुंबई को, पुणे एंड मुंबई। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक और यहाँ पे पास है, उसको कहा जाता है थलघाट पास, थलघाट पास। और ये कनेक्ट करता है आपके नासिक और मुंबई को, नासिक एंड मुंबई। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 3 पास हैं, फलघाट पास, बोरघाट पास और थलघाट पास। तो ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बानिहाल पास जो है ये है हिमालयाज का पास है। ठीक है, हिमालयन पास है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो हमें बताना है यहाँ पे इन फंडामेंटल राइट्स में से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इवन इमरजेंसी के टाइम पे भी यहाँ पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। देखिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट को वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ये किस में आते हैं, ये आते हैं पार्ट नंबर 3 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 जो है उसमें आते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 12 to 35। जितने भी आर्टिकल है दे आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए इनको कहाँ से लाया गया है, इनको लाया गया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पे यूएसए में इनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स इनको कहा जाता है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। और लाया गया है इनको कहाँ से, यूएसए से। अगर यहाँ पे हम देखेंगे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, वो है हमारे पास 6। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम इनिशियली बात करें, इनिशियली हमारे पास कितनी थी, इनिशियली थे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये यहाँ पे डिलीट की गई। और कब डिलीट की गई, थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे इसको ये डिलीट किया गया इन 1978 में, इसको डिलीट किया गया है। और अब जो है ये लीगल जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अभी क्या है, ये अब है लीगल राइट। यह है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, यानी कि 300A के अंडर आता है ये लीगल राइट। तो अभी यहाँ पे कितने हैं टोटल, अभी यहाँ पे 6 हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो ये हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्टिकल्स का नाम नहीं होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल की अगर नंबरिंग होगी तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपका यहाँ पे राइट टू स्पीच जो है ये कौन सा आर्टिकल है, देखिए इसी तरह राइट टू रिलीजन है, राइट टू इक्वेलिटी है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो राइट टू स्पीच है ये है कौन सा, ये आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19। और किसके अंडर आता है, ये आता है राइट टू फ्रीडम के अंडर। इसी तरह एक और है राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन जो है इसके अंडर 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे राइट इक्वेलिटी की बात करेंगे, इक्वेलिटी में कितने आते हैं, इसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं। एक आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18। तो ये भी आपको याद रखने हैं। लेकिन जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये किसके अंडर आता है, ये आता है
राइट टू फ्रीडम के अंडर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये आपके फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है ये आपने ऑलरेडी कवर किया है। तो आप यहाँ पे हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे भी आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो आपका जो गे सेक्स है वो कब लीगलाइज हुआ? इट वॉज लीगलाइज्ड बाय ये थे जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जस्टिस दीपक मिश्रा जो है इन्होंने क्या किया? लीगलाइज गे सेक्स, यानी इन्होंने रिमूव किया कौन सा सेक्शन? सेक्शन 377 इन्होंने रिमूव किया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सेक्शन 377 इज रिलेटेड टू गे सेक्स। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना। एक और यहाँ पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राइट टू वोट फॉर वुमेन जो है ये किस कंट्री ने पहले दिया वुमेन को? तो वो कौन सी थी? वो थी न्यूजीलैंड। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड बनी फर्स्ट कंट्री जिसने वुमेन को क्या दिया? राइट टू वोट। ठीक है, तो एक और यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी एक फंडामेंटल राइट है। और किसने ये मतलब इंक्लूड करवाया? तब ये थे जगदीश सिंह केहर, जगदीश सिंह, ये थे जस्टिस। ठीक है, जगदीश सिंह केहर। ठीक है, कब? 2017 में। तो ये भी इंक्लूड हुआ किनमें? फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू प्राइवेसी। तो ये भी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच आर द फॉलोइंग एरियाज और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स? तो हमें बताना यहाँ पे इनमें से, इन एरियाज में से, रीजन में से मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, यानी कि दैट इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स। डेक्कन प्लेट्यू, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये आपको यहाँ पे रटना है, याद रखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेटेड बाय ASI, यानी कि ASI की फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1976 to 77 contains the remains of the Indus Valley civilization in Jammu and Kashmir। यानी कि हमें बताना है इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है जो कब एक्सकेवेट हुई? 1976 to 77, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये क्या है? एक इंडस वैली साइट है। इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? गुपकराल, मार्टंड, मंडा या मालपुर। तो यहाँ पे इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है मंडा। तो मंडा क्या है? ये एक विलेज है, कहाँ पे? जम्मू में। ये है जम्मू में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना। और किस रिवर बैंक पे है ये? ऑन चिनाब रिवर, चिनाब रिवर के बैंक पे है, यानी कि राइट बैंक पे। या हम ये भी कह सकते हैं इट इज लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाब, यानी कि जो आपका अखनूर वाला साइड है उसी साइड से। कौन सा? मंडा। तो मंडा एक क्या है? विलेज है। और तब किसने एक्सकेवेट किया था इसको? वो थे JP जोशी। यहाँ पे आपको ये याद रखना, JP जोशी ने ही इसको किया था एक्सकेवेट। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये मंडा है ये है नॉर्थ मोस्ट, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। ये आपको यहाँ पे याद रखना। एक और है, वो कौन सी है? वो है आपकी शोरतुगाई। लेकिन ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, शोरतुगाई। तो शोरतुगाई कहाँ पे? ये भी एक इंडस वैली साइट है। तो ये भी है कहाँ पे? ये है आपके अफगानिस्तान में। लेकिन अगर हम यहाँ पे करेंगे जो मंडा है ये है नॉर्थर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। देखिए एक जो यहाँ पे है गुपकराल। गुपकाल क्या है? ये है नियोलिथिक साइट। गुपकाल है नियोलिथिक साइट। और ये कहाँ पे? ये आपके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और एक है यहाँ पे वो है बुरज़होम, ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। और ये भी क्या है? ये भी एक नियोलिथिक साइट है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, नियोलिथिक साइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट, मंडा। द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इज। देखिए हमें बताना यहाँ पे वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो आपके नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को यहाँ पे डिवाइड करती है। हिमालयाज, विंध्याज, अरावलीज और सतपुरा। देखिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैप यहाँ पे देख लेंगे, देखिए आपका हिमालय जो है वो इस साइड से है। ठीक है, ये आपके हिमालय है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये कहाँ पे? ये है नॉर्थ इंडिया में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अरावलीज की बात करेंगे, ये है इस साइड से, यानी कि
राजस्थान दिल्ली जो है यहाँ पे ये मतलब एक्सटेंड करते हैं राजस्थान से दिल्ली में, इस साइड से क्या है अरावलीज, और फिर रहे यहाँ पे विंध्यास। तो विंध्यास जो है यही क्या करते हैं डिवाइड, ये करते हैं डिवाइड आपके नॉर्थ और साउथ इंडिया के। ये देखिए ये आपका नॉर्थ इंडिया इस साइड पूरा, और यहाँ से क्या है आपका साउथ इंडिया है। तो इसके नीचे आता है यहाँ पे थोड़ा सा सतपुरा रेंज भी, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे वो है विंध्यास रेंज। तो विंध्यास रेंज ही आपके नॉर्थ और साउथ इंडिया को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। और इस साइड से क्या है, इस साइड है वेस्टर्न घाट्स, और ये क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ से आपके आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और यहाँ पे कौन से है, यहाँ पे आपके पूर्वांचल हिल्स है, और यहाँ पे हैं जो आपके गारो खासी और जयंता हिल्स कहाँ पे, मेघालय में। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में, तो उम्मीद है आपने वो लेक्चर्स ऑलरेडी देखे होंगे। तो यहाँ पे विंध्यास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, टू कंजर्व कोरल रीफ्स ऑफ द कोरल रीफ्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरीन पार्क। तो हमें बताना है इनमें से मेरीन पार्क कौन सी डिक्लेयर की गई, क्यों, टू कंजर्व कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये किस में हमने डिस्कस किया, आपके फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। तो अंडमान आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड्स और गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है इसको डिक्लेयर किया गया मेरीन पार्क, और ये कहाँ पे है आपके गुजरात साइड से, गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आप सबको पता होगा, लार्जेस्ट रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा है, वो है चिनाब, झेलम, रवि या तवी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है चिनाब, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, यानी कि चंद्रा और बागा, चंद्र प्लस बागा जो है ये मिलते हैं और बनाते हैं आपका चिनाब रिवर। और इसी तरह हम झेलम की बात करें, झेलम का क्या है वेरीनाग, वेरीनाग इसका सोर्स है, ठीक है। तो ये सारे आपको इनके जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इनके सोर्सेज आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रीजंस फॉर लो सेक्स रेशियो। तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग लो सेक्स रेशियो, यानी कि लो सेक्स रेशियो का क्या रीजन है। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मोर्टेलिटी है किनकी, मैटरनल जो है ये हाई है, तो इस वजह से क्या है सेक्स रेशियो जो है वो लो है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी यहाँ पे हाई है। इसी तरह सेक्स सिलेक्टिव फीमेल अबॉर्शंस, यानी कि जो फीमेल अबॉर्शंस जो है वो भी इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से भी सेक्स रेशियो जो है वो लो है। चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पे जो सेक्स रेशियो चेंज होना है, यानी कि आपके यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेल बर्थ जो है वो ज़्यादा है देन फॉर एग्जाम्पल फीमेल बर्थस, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या है सेक्स रेशियो है वो लो है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तीनों स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स है फूड चेन। ये आपके एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सी जो है यहाँ पे फूड चेन यहाँ पे बनाती है, ग्रास, व्हीट, मैंगो। देखिए ये तीनों क्या है यहाँ पे, तीनों यहाँ पे हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये है गलत है। इसके बाद है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, यानी कि गोट किस पे फीड करते ग्रास पे और ह्यूमन करते फीड किस पे, गोट पे। इसी तरह वीट करते फीड ग्रास पे, तो ये भी गलत है। इसी तरह फिश करते ग्रास पे और गोट फिश पे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है बी, ये आपके शायद FAA के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, यानी कि ग्रास, गोट एंड ह्यूमन ये बनाते हैं एक फूड चेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वायर इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, कोलालमपुर, बिलासपुर, मणिपुर या दिसपुर। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। तो मणिपुर पे है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लैमजो, केबुल लैमजो। ये क्या है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो है कहाँ पे, ये मणिपुर में, किस लेक पे, लोकतक लेक पे, ठीक है। लोकतक लेक आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। और ये जो है केबुल लैमजो जो है इट इज़ फेमस फॉर फुमडीज, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और फुमडीज क्या है, फुमडीज है सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो फ्लोटिंग आइलैंड्स जो है यहाँ पे उनको हम कहते हैं फुमडीज आइलैंड्स। फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपका नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स प्रेजेंट है इनमें, और इनको कहा जाता है फुमडीज। तो फुमडीज क्या है, सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो किस लेक पे है, लोकतक लेक पे, और इसका नाम है केबुल लैमजो, और इसकी जो स्टेट है वो है मणिपुर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन हेडेड बाय, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई किसके लिए, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, और इसको हेड किसने किया था, अनिल अरोरा, रामनाथ कोविंद, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, इसी तरह मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी ने क्या किया था, इसको हेड किया था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम। तो कौन सी यूरोपियन कंट्री जो फर्स्ट कंट्री बनी जिसने यूपीआई जो है वो यहाँ पे मतलब क्या क्या एक्सेप्ट किया, जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्पेन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है फ्रांस। तो फ्रांस फर्स्ट कंट्री बनी कब, 2 फरवरी 2024 में, जिसने एक्सेप्ट किया इंडिया का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्टनरशिप की किसके साथ, लायरा के साथ। लायरा क्या है, एक फ्रेंच कंपनी है, इनके साथ इन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप की किसके रिगार्डिंग, यूपीआई के रिगार्डिंग, टू लॉन्च यूपीआई। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो लॉन्च कहाँ पे किया गया है, यूपीआई को लॉन्च किया गया आईफिल टावर पे, यानी आईफिल टावर के पास, आईफिल टावर। तो यहाँ पे इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था कब, 2 फरवरी 2024। और आईफिल टावर कहाँ पे, पेरिस में, पेरिस फ्रांस। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द ऑथ्स एंड एफर्मेशन। तो हमें बताना है कौन सा यहाँ पे शेड्यूल जो है वो किसके साथ डील करता है, ऑथ्स एंड एफर्मेशन। तो ये है आपके JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, इसी तरह क्या है, थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ शेड्यूल। तो इस पे भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर लाया फुल JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। तो होप आपने वो भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ आप वो वहाँ पे जाके इनमें ना प्लेलिस्ट में जाके वो एक बार देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना इसके ज़्यादा मतलब टफ लेवल पूछे जाएगी, ना मतलब इससे ज़्यादा इजी, मे बी इससे इजी भी क्वेश्चन आए लेकिन इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपका जो सिलेबस है वो पूरा कवर हुआ होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो आप इन 2-3 दिन में जो है आप खाली रिवाइज करिए, ठीक है। तो कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ा है वो आप रिवाइज करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है या आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका जो लास्ट मोमेंट पे जो है बेनिफिट मिल सके, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।